पड़ोसन खाला की तरसी हुई थी। एक रात उन्होंने मुझे ऐसा सुकून दिया कि वो मेरा पकड़। मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थीं जिन की उम्र 28 साल थी और उनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थीं। बहुत पर्दादार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मग्न औरत थीं। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। इनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और आंखों में एक थकी हुई चमक छिपी थी। कुछ उर्से के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई सॉरी, एक काम था। मेरी वो पुरानी सलाई मशीन है, उसकी सुई जाम हो गई है। आप प्लीज मुझे उसका आयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर इसके पीछे एक मासूम एतमाद बैठा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आयल चेंज करवाना है? आंटी कहने लगी, नहीं, तेल डालने वाला काम मतलब। मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। हर चीज बड़े सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और आहिस्ता से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगे, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नजर उनकी आंखों में देखा। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन बावर्ची खाने में चली गईं। कहने लगे, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का आयल चेंज कर लें। जब वो वापस आए तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया था। मैंने कहा, आप चलाकर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। थोड़ा सा झुककर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगे, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये सिर्फ आयल चेंज था। असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चुकनाई मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूं, मगर वो कुछ नहीं बोले। उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। आसी शाम के बाद हमारी बात चीत में एक नरम रवानी शुरू हो गई। अब वो कभी कभार दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेते। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगे, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ मानद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कुंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें। ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी, मैं लगा देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया। मैं मगन मगर अंदर से तन्हा। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सूफे पर लेट चुकी थीं। उनके दुपट्टे का कुनारा कुंधे से सुरक रहा था। मैंने अंगुलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कुंधे पर नरमी से मिलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगे, भाई, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ आयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छिपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था, और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थीं, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभार झुककर कुछ छिपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी झलकने से रोक रहा हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं। हाथ में छोटा सा डब्बा था। भाई, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा रूम कॉलर अजीब आवाजें निकाल रहा है, शायद इसका भी आयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो आप हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कुंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगे, आपके कुंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माती हुई वापस मड़े और अंदर चली आए। रूम कॉलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी बावर्ची खाने में चाय लेने चली गईं। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी।
कॉलर के शोर में एक अजीब सा मजा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छिपा हो। मैंने ध्यान से कॉलर की सफाई की और नई चुकनाई लगाना शुरू कर दी। इतनी देर में आंटी मेरे पास आए। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगे, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब तक अच्छी तरह तेल नहीं लग जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगे, क्या दिलों पर भी आयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहां पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कॉलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, अब शौर नहीं करेगा। आंटी कहने लगे, काश इंसान भी इतना आसान होता। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पाँव पर तेल मिल दें। ये जमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि उसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तुनहाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरौनकी को किसी के लम्स से जुगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्जी तगवदो के। मैंने सर हिला दिया। वो सूफे पर बैठ चुकी थीं। दुपट्टा अब भी मुकम्मल अंदाज में था। उन्होंने पाँव सूफे से नीचे किए। मैंने हल्के हाथों से तेल अंगुलियों पर लगा लिया और उनके तलवों पर नरमी से लगाना शुरू किया। उनकी सांस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहने लगे, आपके हाथों में बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जिंदा हो रहा हो। आंटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ उनकी मालिश करता रहा। आंटी कहने लगे, कभी कभी लगता है कि तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता। जिस्म भी चिल्ला चिल्लाकर कहता है, अब कुछ रवानी चाहिए। मैंने सिर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू नहीं थे। ये किसी दब्बे जज्बे की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शूर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हुए, मगर इस खामोशी में एक मैदान ते पा चुका था। बगैर जबान के, बगैर वादे के मैं अपने रोजमर्रा के काम करता रहा। मगर हर रात जब फ्लेट की खामोश दीवारें मेरे गर्द सन्नाटा बनने लगते तो आंटी के वो लम्हे याद आने लगते। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो आंटी हाथ में कुछ कपड़े लिए खड़ी थीं। कहने लगे, भाई, आपको तकलीफ होगी, मगर मेरी वाशिंग मशीन बंद हो चुकी है। कुछ लोग तो कहते हैं उसकी मोटर जाम हो चुकी है, और मुझे लगता है बस थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये औरत हर बार मुझे ही क्यों याद करती है। मगर शायद वो जानती थी कि मैं चीज़ें ठीक करने का फ़न जानती हूँ। चाहे वो मशीन हो या दिल हो। आन के कमरे में दाखिल होते ही खामोशी कुछ गहरी होने लगी। मैंने मशीन का ढक्कन खोला। वाकई कुछ पर्जे पुराने हो चुके थे। हाथ गैला करने के लिए मैंने वाश बेसन से पानी लिया। आंटी पास खड़ी थीं। उनके बाल खुले हुए थे और खुशबू उनके वजूद से बहुत तेज आ रही थी। कहने लगे, भाई, अगर हाथ गीला हो चुके हैं तो फिर एक छोटा सा काम और करते। मेरे कुंधे में आज भी वही खंचाव है। मैंने पलट कर देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, न सवाल था। सिर्फ एतमाद, सिर्फ तलब, सिर्फ एक बेआवाज़ इत्तजा थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस 1 मिनट रख जाइए। मैंने हल्का सा तेल हाथ में लगाया और नरमी से उनके कुंधे पर लगाना शुरू किया। उनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगें। कहने लगे, भाई, क्या आपको लगता है लम्स सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी नरम करते हैं? मैंने आंटी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने हाथ का दबाव थोड़ा सा नरम कर दिया। आंटी फिर कहने लगें, पता है, मेरे शौहर जब जिंदा थे तो इतनी नरमी कभी नहीं मिली। शायद जिंदगी में हर रिश्ता शूर करता है, मगर कुछ लम्हे सिर्फ चुप में मुकम्मल होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थीं। उनके अल्फाज मेरे अंदर उतर रहे थे। मैंने उनकी गर्दन पर हल्की से अंगुलियां फेरी और उनका बदन एक पल को लरज़ गया था। आंटी कहने लगे, कभी कभी लगता है जैसे आप सिर्फ तेल से मेरी अधूरी सांसें भी ठीक कर रहे हैं। मैं झुककर मशीन बंद करने लगा। दिल की रफ्तार बहुत तेज थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर जाहिर पर मैं मुकम्मल काबू में था। मैंने कहा, मशीन अब चलने लगी है। मैंने हर पिर्जे पर तेल लगा दिया है। आंटी कहने लगे, और मेरे जोड़ पर ये सवाल जैसे हुआ में रखा गया हो। मैं उसका जवाब दिए बगैर उठा और मैंने आहिस्ता से कहा, जो बातें ज़बान पर आ जाएं वो अक्सर टूट जाती हैं। बेहतर है कुछ लम्स
कुछ चुप और कुछ राज बस रख लिए जाएं। आंटी मेरी बात सुनकर खामोश रहें। वो सिर्फ मुस्कुराती रहें और ये मुस्कुराहट किसी शुक्रिया की नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी की पहली किस्त थी। वो रात शायद आम रातों जैसी थी, मगर मौसम ने जैसे कोई फैसला कर लिया था। आसमान पर काले बादल थे, बजली चमक रही थी और कमरे में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास था। अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। वही नरमी, वही वक्त और वही चेहरा था। आंटी सामने खड़ी थी। हाथ में एक कपड़ा उठाया हुआ था जो बारिश में भीग चुका था। कहने लगे, भाई घर की सफाई करते हुए मेरा हाथ फिसल गया। मेरी कहनी में सख्त दर्द हो रहा है और शायद एक बार फिर वही जरूरत है। मैं खामोशी से पीछे हटा तो वो मेरे कमरे में दाखिल हुए। आज वो मामूल के मुकाबले में थोड़ी मुख्तलिफ लग रही थीं। कपड़े हल्के थे मगर मुकम्मल हिजाब में थीं। मैंने तेल उठाकर मेज पर रखा। मैंने तेल खोला। कमरे में महक फैल गई और जैसे ही पहला लम्स उनकी कहनी पर गया, वो एक गहरी सांस के साथ कहने लगे, कभी कभी दिल करता है कि कोई हमें छुए, नहीं सिर्फ महसूस करे, बगैर किसी नियत के, बस जरूरत के तहत हो। मैंने दिल में सोचा, ये लम्स अब सिर्फ जरूरत नहीं रहा, ये रब्त है, ये एक खामोश माहदा है। उनके कुंधे पर जब मैंने हाथ रखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी सांसों में अब वो रवानी थी जो शायद बरसों के बाद लौटी थी। आंटी कहने लगे, भाई क्या आपको कभी लगा कि कुछ रिश्ते आयल चीन जैसे होते हैं? न निकाह की जरूरत, न वादे की, बस वक्त पर थोड़ी गर्मी, थोड़ा लम्स और चीजें फिर से चलने लगती हैं। मेरे हाथ उनकी पीठ की जानब जाने लगे। वो थोड़ा सा सकड़ चुकी थीं, जैसे मुकम्मल तौर पर खुद को मेरे हवाले कर दिया हो, मगर खामोशी से मुकम्मल भरोसे के साथ कहने लगे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपका हर लम्स मेरे अंदर कुछ खोल देता है, जैसे बरसों का जिंक साफ हो रहा हो। मैंने उनके कमर के निचले हिस्से पर तीर लगाया। आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खामोशी में वो कहने लगे, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं दोबारा जी रही हूँ, इस लम्हे हम दो।